हर साल लाखों बच्चे जेईई का एग्जाम दे रहे हैं और उनमें से हजारों बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। उनको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज अ गेम ऑफ फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, याद करो और हो जाएगा। क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाया? क्या तुम उसके एंड तक पहुंच पाए? नहीं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तभी फॉर्मूला लगा नहीं पाए होगे, बट कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई करने का जो तरीका था वो किसी ने नहीं बताया। सो अगर तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, because in this video I have covered the analysis of 2025 paper. What problems you are facing, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो हमें लग रहा है कि शायद आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में आ रही है। How to approach a numerical or a question while solving your paper. What are the chapters, what is the weightage, and what is the sequence we need to follow while learning physical chemistry chapters. सब कुछ है इस वीडियो में। देयर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। आपको वीडियो एंड तक देखना है। वेलकम बैक टू एटीपी स्टार। माय नेम इज कृति, आई एम ए केमिस्ट्री एजुकेटर। बात करते हैं अगर हम 2025 के पेपर के लिए, तो 2025 के पेपर का जो भी हमारा शिफ्ट पेपर था उसमें अराउंड एंड अराउंड 11 टू 12 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। और ये भी नहीं था कि सिर्फ एक चैप्टर से पूछा गया कि एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ गए। दे हैव टेकन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ इट, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट जैसा छोटा चैप्टर क्यों ना हो। मैं मोल कॉन्सेप्ट को छोटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। वो चैप्टर छोटा है नहीं। दो हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनाए। मैं एक प्रॉब्लम का जो तुम्हारा सोल्यूशन बताना चाहूंगी, जो तुम्हारे दिमाग में है कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जेई मेन क्रैक कर सकते हैं, जेई एडवांस क्रैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। हर एक चैप्टर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो किसी और स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री का हो, हर एक चैप्टर अपनी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है और तुम्हें हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा अगर एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो। सबसे पहले अपने दिमाग से ही हटा लो कि वी नीड टू ओनली स्टडी सम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन ऑर्डर टू गेट गुड रैंक इन आवर जी पेपर। अगर मैं 2025 को कंपेयर करूं, या मैं इट्स जस्ट नॉट द 2025 पेपर, जितने भी हमारे अभी 5 साल में एग्जाम हुए हैं उसमें सब में अराउंड ये सब चैप्टर्स तो तुम्हें दिखे होंगे। चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, सॉल्यूशन हो, रिडॉक्स हो। रिडॉक्स जो बहुत ही छोटा चैप्टर माना जाता है, समटाइम इट इज आल्सो बीन पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में डील किया जाता है, इनऑर्गेनिक में भी डील किया जाता है। इन सभी चैप्टर से एक ही क्वेश्चन तो बना ही बना है। आई हैव एनालाइज 2025 पर, तुम खुद देख सकते हो। अभी मतलब मैंने वो सभी चैप्टर कवर करे लिखे हैं इस स्लाइड में जो 2025 के पेपर में आए हैं। सिर्फ एक पेपर में सोचो। और ऐसा तो नहीं है कि हाँ, इस पेपर में सारे चैप्टर में से आए, उससे पहले के 3-4 चैप्टर भूल गए तो बोलो नहीं। इट्स ऑलवेज फॉलो लाइक दैट। हर एक पेपर में हर एक चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया ही आया और बना ही है। मैं ये बोल सकती हूँ उसमें से 7-8 क्वेश्चन जो थे वो शायद फॉर्मूला एप्लीकेशन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिसमें तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी थी। और 3 से 4 ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें ट्विस्ट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा और वैल्यू पूछ के एक नई वैल्यू निकालने की बात करते हैं, जहां पे हमारे बच्चे अटक जाते हैं। उसी प्रॉब्लम को देखते हैं कि अगर तुम पहले तो अपने दिमाग से ही हटा दो कि कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट करना है या दूसरा चैप्टर करना है। वी नीड टू कवर ऑल द चैप्टर्स। हमें सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। चाहे वो हमारा सबसे पहला बेसिक चैप्टर हो, दैट इज आवर मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो हमारा बेसिक से बेसिक चैप्टर क्यों ना हो, वो भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तो ऐसा चैप्टर है जो पूरी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री का स्टेप बनाएगा। all the terminologies, all the mole concept, all the stoichiometry, how to approach a reaction। कि जब हमें क्वेश्चन में रिएक्शन का पूछा जाता है कि इस वैल्यू में कितना मोल लगेगा, इसका इतना प्रेजेंट है तो इतना कैसे निकालेंगे, that's all been taught in mole concept। ये सब हमारा होता है। So every chapter is important। अगर तुम हो सकता है कि तुम्हें टाइम नहीं है, which is not so thing, 2 साल है तुम्हारे पास 2 साल रहे हैं सॉल्व करने के लिए। बट अगर मैं बोलूँ हाँ ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रैक्शन 1 year इज बीइंग वेस्टेड, तो दूसरे साल में हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा शॉर्ट तरीके से, कॉन्साइज वे में, स्मार्टली और लॉजिकली चैप्टर्स को पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा और कवर करना पड़ेगा। अब बच्चे प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है while solving physical chemistry। बहुत मतलब मैंने रॉकेट साइंस नहीं है ये, शायद तुम लोगों को भी क्लियर होगा।
बस तुम एक जगह उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाते होगे, जैसे कि बेसिक नॉलेज की है प्रॉब्लम कि तुम नहीं समझ पाए हो कॉन्सेप्ट, तुमने सीधा सीधा एक फॉर्मूला देख लिया, उसकी वैल्यू समझ ली और उसको अप्लाई करने की कोशिश करी। वेयर टू अप्लाई एंड व्हाट फॉर्मूला वी नीड टू अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो कि यूजुअली बच्चे फेस करते ही है कि उनकी मैथ्स की प्रॉब्लम रहती है, वो एंड तक वैल्यू पॉइंट डेसिमल्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नॉट सॉल्विंग प्रॉपर्ली टिल द एंड, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच वी हैव सीन, कि तुम क्वेश्चन की शुरुआत तो करते हो, तुमने वैल्यू 3-4 लिखा कि क्या निकालना है, पर एंड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। यू आर नॉट एबल टू रीच टिल द एंड, तुम पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हो। 4-5 स्टेप फॉलो किए और उसके बाद तुक्का लगाने लगते हो कि हाँ ये हो सकता है और वो आंसर मार्क कर देते हो, व्हिच इज नॉट देयर। वही तो पर्पस है ना एमसीक्यू का, 4 ऑप्शन क्यों दे रहा है, वो 4 वैल्यू वही देगा जो नियर बाय होगी। इफ आंसर इज 2.75, वहां पे 2.70 भी होगा और तुम्हें ये लगेगा कि शायद 2.70 आंसर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बोलूंगी यही है एक्चुअली, प्रॉब्लम विद 2-3 कॉन्सेप्ट इन अ सिंगल क्वेश्चन, जो कि हम यूजुअली एडवांस लेवल में देखते हैं कि जब 2 से 3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं, तब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पहले स्टेप में आना चाहिए और कौन सा दूसरे स्टेप में फॉलो करना चाहिए। I think this all problems you have seen while solving the physical chemistry chapters. I think मैंने सब कवर कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी और भी प्रॉब्लम है, यू आर फेसिंग सम अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना और मुझे बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी। तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी हमारी लिए। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कोई क्वेश्चन ले लें, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ले लें, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अब आधे बच्चे तो क्वेश्चन देख के डर गए होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लगता है इसको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। बाद के सॉल्व के चक्कर में तुम्हारा वो क्वेश्चन ही छूट जाता है। एक सीक्रेट बताऊं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना उसका इजी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब एनटी पेपर बनाता है ना, वो ये सोचता है कि अगर हमें हर एक क्वेश्चन को 3 मिनट 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व करना है, अगर बच्चे को 1.5 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में ही लग गया है तो उसका सॉल्यूशन हमें छोटा रखना पड़ेगा। ये सीक्रेट है, ये मान के चलना, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना उसका छोटा सॉल्यूशन। चलो अब समझते हैं। Vessel 1 contain W2 of non-volatile solute, W2 weight gram of non-volatile solute X dissolved in W1 gram of water। हमारे पास जो भी जब क्वेश्चन में होता है ना उसको लिख लो, वी नीड टू राइट इट डाउन कि क्या पूछ रहा है, क्या लिख रहा है। तो जैसे इसकी वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं, हमारे पास एक वेसल बना, वेसल बनाओ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारा वेसल 1 है जिसमें हमारा एक्स सॉल्यूट है, जिसका मास है W1 और वाटर का मास है हमारे W2, राइट। नेक्स्ट वेसल में भी W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, Y और उसका है नाम Y, और W1 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। तो एक और वेसल है V2 जिसमें हमारा Y सोल्यूट है, जिसका मास है W1 एज सेम एज 6 और W2 मास है हमारा वाटर का, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि दोनों वेसल्स सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कनेक्टेड है। तो आधी तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई कि दोनों पे सेम प्रेशर और टेम्परेचर लग रहा है। अगर मोलर मास ऑफ एक्स इज 80% ऑफ दैट ऑफ वाई, तो लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ एक्स इज 80%, मतलब 0.8% ऑफ मोलर मास ऑफ वाई हो जाएगा, है ना, राइट, ऑफ वाई, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स मोलर मास ऑफ वाई, ठीक है। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि द वांट फैक्टर फॉर x इज 1.2 टाइम्स द वांट फैक्टर ऑफ y। तो मतलब अगर हम बात करें ix, है ना, इज इक्वल टू 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ iy, दो कंडीशन आ गई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें बताना है कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल 1 इज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वेसल 2। जब दो चीज की बात है तो हम क्या करते हैं, रेशो को लेते हैं। अब तुम्हें ये समझ आ चुका है, वो बात कर रहे हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड टू बॉन्ड फॉर्म फैक्टर, मतलब एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन चुकी है ये। तो क्या फॉर्मूला होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई केबीएम होता है, राइट। नाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर वेसल 1 एंड वेसल 2, तो हम क्या लिखेंगे,
हम कैसे रेशियो निकालेंगे, देखो डेल्टा TB1 कितना था I, ठीक है, I था मतलब x की बात हो रही है यहाँ पे डेल्टा TB1 जो है हमारा वेसल 1 के लिए, उसमें हमारा x सॉल्यूट था, x सॉल्यूट था, ठीक है। I कितना था, इक्वल I 1.2 टाइम्स था, तो 1.2 IY into KB, ये तो सेम है, वाटर के लिए ही रहता है। मोलालिटी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड वेट। अब क्या दे रखा है, W2 दे रखा है ना, W2 दे रखा है वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। W और M1 कितना दे रखा है उसके लिए, उन्होंने बोला है 0.8% है हमारा ऑफ Y, इनटू ग्राम में है तो पर 1000, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, और W1 उसका मास है, ठीक है। अब TB2 मतलब अगर हम Y सोल्यूट की बात करें तो वो क्या है, अब वो तो IY हो जाएगा, KB सिर्फ वाटर में है, W2 उसके भी नॉन वोलेटाइल का मास 1000 और नीचे Y का मास इनटू W1, कैंसिल आउट, ले लो रेशो, ये कैंसिल ये सब कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, TB ऑफ X, मतलब या तो 1 लिख लो X लिख लो, TB ऑफ Y कितना बच रहा है, सब तो वैल्यू कैंसिल हो गई, 1.2 और नीचे 0.8, कैसे सॉल्व करोगे, 12/8 कितना आ जाएगा, 6/4, 3/2 मतलब अपना 1.5, तो आ गया ये रेशो। यही पूछा था ना, यही पूछा था रेशियो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू सॉल्यूशन इन वेसल 1, और परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो डेल्टा TBX लिख लो, 1 लिख लो, इज 150% ऑफ डेल्टा TB ऑफ Y, आ गया आंसर। क्या था ये, आधी वैल्यू तो इसमें कट चुकी थी। सो दिस इज हाउ द फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन, समझ रहे हो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत मतलब ऐसा, मतलब आंसर बहुत छोटा है बट क्वेश्चन बहुत बड़ा था। तो तुम्हें क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, तुम्हें पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कैसे हम अप्रोच करेंगे। रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो को अप्रोच करना है, वैल्यू कोई पूछी जा रही है तो वैल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क करना है। दिस वाज क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन था, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। हम जब भी फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें 3 चीजों पे फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड हाउ टू अप्लाई। बेसिक चीजें पहले मैं बोल देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इस चीज को बताने के लिए, ये तुम चीजें समझ भी चुके होगे पहले, कि वी नीड टू रीड द थ्योरी प्रॉपर्ली बाय अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी थ्रू कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक तुम यही नहीं पता है कि वो फॉर्मूला आया कैसे है तो उसको अप्लाई कैसे करोगे, है ना। थ्योरी समझना पड़ेगा उससे पहले। वी नीड टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी कॉन्सेप्ट एंड व्हिच कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट क्वेश्चन, कौन से कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या ये फॉर्मूला लग भी पा रहा है, नहीं, कभी कभी तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि अभी इसी सोल्यूशन की बात करें, उन्होंने पूछ लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू नहीं दी, उन्होंने क्या दे दी, डेंसिटी, हाइट, और उन्होंने दे दी हमें जी की वैल्यू। तो हमें पता है ना हमारा पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज रॉ एच जी, जो हम सीखते हैं, तो जो हम फिजिक्स में भी सीखते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि वो पूछ क्या है। राइट द वैल्यू इन फॉर्मूला इन द स्टार्टिंग एंड सॉल्व इट टिल द लास्ट स्टेप। 4-5 स्टेप तो तुम कर लेते होगे, फॉर्मूला भी लिख लेते होगे, वैल्यूज भी लिख लेते होगे, सॉल्व भी करना शुरू करते होगे, जैसे ही वो कैलकुलेशन पार्ट आता होगा कि नहीं नहीं इसके नियर बाय ये आंसर कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। वी नीड टू सॉल्व इट टिल द एंड। हो सकता है शुरुआती टाइम में आपको टाइम लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पीड धीरे धीरे बनेगी, पर पूरा सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस मैथ्स कैलकुलेशन व्हिच इवेंचुअली इंक्रीजेस स्पीड। वो तो यार अब देखो उसके लिए तो कोई अलग ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है। मैथ्स जितनी तुम्हारी स्ट्रांग होगी उतनी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। और मैथ्स को स्ट्रांग करना ऐसे जरूरत भी नहीं है कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं है। इट्स लाइक अगर तुम्हारी बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन थोड़ा बहुत तुम्हें आता है, लॉग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो तुम सॉर्टेड है, तुम्हारा सॉर्टेड है, तुम कर लोगे। और तुम्हें रोज मैथ्स के क्वेश्चन रोज उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने खुद फील किया है, मैं सच बोलूं तो मेरी भी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं थी ज्यादा, बट मुझे लगा कि नहीं यार, चाहे अभी मेरे को स्लोली स्लोली चीजें समझ आ रही है, बट वंस आई एम डन विद माय प्रैक्टिस वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लगी। मुझे समझ आने लगा कि अगर मैं रोज एक दो क्वेश्चन या मतलब
फिजिकल केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो मेरी स्पीड इवेंचुअली बढ़ गई। कैलकुलेशन की स्पीड मैंने खुद फील किया कि मेरा 15 दिन में इम्प्रूव हुई है। लिटरली अभी मैंने एक टारगेट लिया था। मैंने सोचा चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, और अगेन मेरे पास भी कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं भी कोशिश कर रही थी, बट इट केम आउट वेरी गुड। 15 दिन में आई हैव फेल्ट एक्चुअल में कि व्हेन आई एम सॉल्विंग द डेसिमल पॉइंट, छोटी से छोटी वैल्यू भी, जैसे 0.282 को भी मैं सॉल्व कर रही हूँ तो वो आंसर निकल रहा है। तो मैथ्स इज ऑल कम्स विद द प्रैक्टिस। अगर बात करें सीक्वेंस वाइज चैप्टर की, कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में किसी चैप्टर में अप्रोच भी करना है तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और उनकी कितनी वेटेज रहती है, तो हम सबसे पहले सजेस्ट करते हैं, मैं सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना मूल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट लगता है कुछ नहीं है, जब तुम एक बार जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें लगती है। वंस यू सरपास दैट मोमेंट और तुम और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में आ जाते हो तो तुम्हें ये फील आने लगता है यार मूल कॉन्सेप्ट क्या ही था, कुछ तो है नहीं उसमें, सब टुकड़ों में पटा हुआ है। वो टुकड़े ही दूसरे फिजिकल केमिस्ट्री का एक कनेक्टिंग पॉइंट बनते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से याद करो, फॉर्मूला लिखो, शॉर्ट ट्रिक्स अपना लग सकता है तुम्हें, तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ, टीचर से भी मत मांगो, खुद के नोट्स बनाओ। मेरा वीक पॉइंट कुछ और हो सकता है, तुम्हारा वीक पॉइंट कुछ और हो सकता है, तो वो लिख लो। कि फॉर एग्जाम्पल तुम भूल जा रहे हो कि मोल का फॉर्मूला क्या है, तो वो लिख लो। यू कैन फॉलो देन आवर रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। रिडॉक्स रिएक्शन में तुम आगे बढ़ो, क्योंकि ये दोनों ऐसे है, मोल कंसेप्ट मान लो 11th का बेसिक है, रिडॉक्स रिएक्शन मान लो 12th का बेस है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में तुम अभी कवर कर सकते हो। सीक्वेंस वाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर को जाओ, स्टेट्स ऑफ मैटर समझो। अच्छा, अब स्टेट्स ऑफ मैटर ना मेंस में तो है नहीं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ मेंस, पर वो एडवांस में आता है। बट एक चीज समझो, अगर तुम्हें आइडियल गैस का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम थर्मोडायनेमिक को लिंक नहीं कर पाओगे, उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। और आइडियल गैस की पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेट्स ऑफ मैटर में सिखाई जाती है। अगर कोई बच्चा मेंस का पेपर देना चाहता है तो वो एडवांस में अपियर करना ही चाहेगा, तो एडवांस के टाइम पढ़ना तो पहले ही पढ़ लो। सो रीड अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, यू कैन गो विद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम, जैसा अपना चल रहा है 11 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट लिंक किसी से ज्यादा लिंक नहीं है, ये चैप्टर एक अलग में खुद में एक दुनिया है जहाँ पे टाइम रिलेशन का है। और मैं बोलूँ तो केमिकल काइनेटिक्स इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ 12th, और जैसे 11th के लिए इजिएस्ट पार्ट हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है। तुम दोनों चैप्टर को देखोगे ना, उनका अपने में खुद की जो दुनिया चल रही है और वो खेल रहे हैं। अगर चैप्टर की वेटेज की बात करें तो मूल कॉन्सेप्ट से हमारे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, रॉक से 1 क्वेश्चन बनता है अपना वेटेज की, अगर अगर बात करी जाए। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर से मेंस में नहीं आता है, बट हाँ थर्मोडायनेमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इक्विलिब्रियम में भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सॉल्यूशन वी हैव 1 क्वेश्चन फॉर श्योर, सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और वो क्वेश्चन यूजुअली अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या वेबर प्रेशर से लिंक करके आता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो वो मोल कॉन्सेप्ट ले जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अपना फैराडे लॉज हो जाए, कंडक्टिविटी ऑफ सेल हो जाए, या फिर गैल्वेनिक सेल की नर्स इक्वेशन हो जाए, वहां से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। केमिकल काइनेटिक यूजुअली प्लेज विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर अपना ज्यादा से ज्यादा आर्गेनियंस। इन चीजों में ये ही अच्छे क्वेश्चन बना पाएगा। मेंस लेवल एडवांस लेवल के बेसिक्स तो बहुत कुछ बन जाते हैं। तो अगर आपकी ये सीक्वेंस फॉलो है, अगर आप समझ रहे हो कि ये सब आप कर पा रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे मैंने एक अप्रोच किया क्वेश्चन को, अगर आपने उसको समझाओ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, समझना ही पड़ेगा, बट एट द एंड आपको क्वेश्चन अप्लाई करना है। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, द बेस्ट वे हैव टॉट यू बाय एन एग्जांपल। उसको देखो, वीडियो को दोबारा पॉज करके देखो और चीजों को समझो। आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइस टुडे। फिजिकल केमिस्ट्री नॉट सो बिग थिंग, तुम लोग बड़ा बना रहे हो उसे इतना, बहुत इजी है। कामली चीजों को देखो। कुछ भी अगर तुम्हें लगता है तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, तुम अपने कमेंट डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि मैम इफ दिस इज द क्वेश्चन हाउ टू अप्रोच, आई विल बी हेल्पिंग यू देयर। You can also join our अभ्यास बैच which is going to start from the 1st of August। हमारा अभ्यास बैच है जिसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को अबाउट द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यूजुअली बच्चों का एक सवाल आता है कि मैम घर पे तो सॉल्व नहीं होते पर क्लास में हो जाते हैं। वो जो घर पे सॉल्व होने का टाइम है ना, वो हम ले रहे हैं। वी आर गोना गिव यू क्लासेस अराउंड 8 to 9 जहाँ पे हम आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अभ्यास बैच। उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।